एक बहुत ही पॉजिटिव एक सिग्नल भी गया है जो रिसेंट जजमेंट आई है। मैं थोड़ी सी बात शुरू कर देती हूँ कि कहाँ पर थे हम और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्या स्कीम थी, क्या प्रॉब्लम्स थी और जो जजमेंट आई है वो किन कारणों से इट्स अ वेलकम जजमेंट। शुड आई स्पीक मेनली इन इंग्लिश, मेनली इन हिंदी, थोड़ा सा ओके। पहले जब सिस्टम था उसमें शुरू से कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग इज द फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन। जो भ्रष्टाचार हमारे देश में है वो एक हद तक पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक दलों में किस तरीके से फंडिंग आती है उससे हम जोड़ते हुए उसे देखते आए हैं। फंडिंग कैसे ले सकती थी पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज के पास जरिए खुले थे, चेक के थ्रू ले सकती थी, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ले सकती थी और कैश के थ्रू भी फंडिंग ली जा सकती थी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अब होता ज्यादातर क्या था कि कोई बड़े कॉरपोरेट्स हैं, इंडिविजुअल्स तो फंडिंग करते ही हैं, पर बड़े कॉरपोरेट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं। और जैसा कि आपने सुना कि कोई ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी को पैसे नहीं देते हैं। अगर कोई बड़ा कॉरपोरेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इसीलिए दे रहे हैं, उनकी अपेक्षा है कि कुछ क्विड प्रो को होगा। देयर इज ऑलवेज दैट एक्सपेक्टेशन that when somebody and a large corporate is giving money to a political party, it is with the expectation that the political party, once it forms government, will work for the benefit of that particular corporate. Now, ऐसे में होता क्या था कि अगर कोई एक कंपनी है, मान लीजिए ABC, वो कंपनी जब 100 करोड़ रुपए दे रही है किसी को, कैश में दे रही है, तो पार्टीज जो हैं वो उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि कितने पैसे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि आईटी एक्ट में एक प्रावधान था जिसके तहत 20,000 रुपए से कम अगर कोई भी डोनेशन आती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत नहीं थी कि वो पैसे कहां से आ रहे हैं। सो द सोर्स ऑफ फंड टू अ पॉलिटिकल पार्टी could remain anonymous so long as the amount was less than 20,000 rupees. तो मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कैश में आए और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताना चाहती कि ABC कंपनी ने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो क्रिएटिव अकाउंटिंग करते हैं। और ये बड़ी ओपन सीक्रेट थी कि क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है, बहुत सारे अकाउंटेंट्स को बिठा लिया जाता है और वो कहते हैं कि 19,900 रुपए की रसीदें बन जाएंगी और वाउचर बन जाएंगे, और बताया नहीं जाएगा, कहा जाएगा कि लोगों ने हमें छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसे दिए, जितने भी उनको डिक्लेयर करने हैं पैसे अपनी बैंक अकाउंट में, स्टेटमेंट में जो करने हैं। तो व्हाट वाज हैपनिंग इफेक्टिवली इज दैट एज सिटीजन्स, एज वोटर्स, वी डिड नॉट नो हु वाज फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। और हम जानते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत ही अहम भूमिका प्ले करती हैं हमारे देश की पॉलिटिक्स में। इलेक्शंस में तो हम वोट करते ही हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मोस्ट ऑफन पीपल वोट फॉर अ पार्टी रादर देन अ कैंडिडेट। और जब पार्टी जीतती है तो सरकार, जो रूलिंग पार्टी है या कोलिशन है, वो बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत, देयर इज अ ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट इन पीपल नोइंग when they go to vote कि पॉलिटिकल पार्टी जो है किसके लिए काम करेगी अगर वो चुनी गई तो। और हम जब वोट करने के लिए जाते थे तो ये बड़ी दिक्कत थी कि all the political parties that were in the fray, unless I knew who is funding which political party, I would not know who that party would work for. So as a voter, my right to information, my right to informed voting was compromised. और भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आई ऑन द प्लैंक ऑफ एंटी करप्शन, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन 2014, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाएंगे, ब्लैक मनी कम करेंगे। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जब चर्चा हुई तो यही लगा कि शायद सरकार कुछ स्टेप्स लेके आ रही है
जिससे कि सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स माइट बी एड्रेस्ड। द देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेके आएंगे जिससे कि काला धन कम हो सके देश में और पारदर्शिता बढ़ सके। लेकिन जो स्टेप्स लिए गए वो उसके बिल्कुल विपरीत होते नजर आए। सबसे पहले तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू 4 कानूनों को संशोधित किया गया। There were 4 laws that were amended through the finance bill. Now, first of all, the use of the finance bill itself is extremely problematic, क्योंकि फाइनेंस बिल में उस समय पर एटलीस्ट राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी थी नहीं, वहां पर बहुत सारी चीजें ब्लॉक होने का चांस भी था, डिबेट डिस्कशन भी हो रही थी। तो फाइनेंस बिल के जरिए से 4 कानूनों को संशोधित किया गया। वो कानून थे आरबीआई एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। और इसमें क्या संशोधन लाए गए मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता देती हूँ। आरबीआई एक्ट को तो अमेंड किया गया अमंगस्ट अदर थिंग्स टू से कि अब कोई एक शेड्यूल्ड बैंक जो है जैसे एसबीआई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इश्यू कर पाएंगे। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसे संशोधित किया गया, इनकम टैक्स एक्ट को संशोधित किया गया, ये कहकर कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होंगे वो किसने दिए और किस अमाउंट के दिए किस पार्टी को, ये बताने की जरूरत कहीं पर नहीं होगी। सो जो कानून लिखे गए थे उन्हें बदला गया टू इनेबल एंड फैसिलिटेट द ब्रिंगिंग इन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स which would ensure anonymity of the donors to political parties। और साथ ही में कंपनीज एक्ट को चेंज किया गया। कंपनीज एक्ट में ये लिखा गया था कि जिससे कि फ्रॉड ना हो, ब्लैक मनी और जो ब्लैक इकोनॉमी है वो ज्यादा ना बढ़े। तो पिछले 3 साल में किसी कंपनी ने जितना भी मुनाफा कमाया उसका 7.5% कैप था कि आप उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक कंपनी। दैट कैप वाज डन अवे विथ। नाउ व्हाट इज दैट मीन? ये 2017 में कानूनों में संशोधन हुए और 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई उसने बेसिकली इट ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ अनोनिमस फंडिंग to political parties and consolidated the role of big money and corporates in politics, because उसके जरिए ये जो सारे तमाम चेंजेस आए, इसके जरिए जो कॉर्पोरेट्स हैं, बिग मनी है, उन्होंने एक खुले चैनल से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से पैसे देकर इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर पार्टियों को देना शुरू किया without anybody knowing who was funding these political parties। electoral bonds कौन दे रहा है इन political parties को। और जो पूरा स्टेटेड जो प्रॉब्लम थी जिसका एक सिंपल सोल्यूशन की जरूरत थी कि जो 20,000 रुपए का आईटी एक्ट के अंदर लिखा था कि आप 20,000 रुपए से कम अगर आपको कोई डोनेशन आती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, केवल उस प्रावधान को हटाना था। उसकी जगह पूरी तरह से बैंकिंग चैनल से भी जो पैसे आ रहे हैं वो अनोनिमाइज हो गए। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम चली उसमें कैश का जो अमाउंट था वो आता रहा क्योंकि उसे बंद नहीं किया गया। केवल ये कहा गया था कानून में कि 2,000 रुपए तक का जो कैश है वो लिया जा सकता है, उससे ज्यादा का नहीं लिया जा सकता। सो ऑल दैट इट मेंट वाज दैट अगर कोई 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो जब क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है तो 19,900 रुपए की जगह 1,990 रुपए की 10 गुना रसीदें बन सकती हैं, वाउचर्स बन सकते हैं। सो इट डिड नॉट स्टॉप कैश फ्रॉम कमिंग इन। What it did end up doing was that जो हमें पहले मालूम होता था, जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, चेक के थ्रू पैसे आते थे पॉलिटिकल पार्टीज में और हम जान पाते थे कि ये किसने दिए लार्ज सम्स ऑफ मनी, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से हमें जानने का हक नहीं रहा। साथ ही में अगर हम देखें तो FCRA जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट है उसे चेंज किया गया था। 2016 में चेंज किया गया, 2017 में चेंज किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी
Indian subsidiary of a foreign company can give money to political parties. अब अगर आप आज का माहौल देखें तो सरकारें और इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज बार बार ये कह रही हैं कि FCRA के पैसा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है NGOs के जरिए से और वो पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज कर सकता है और पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए काम हो रहा है और इसलिए तमाम जो ऐसे थिंक टैंक्स हैं, जो NGOs हैं, उनके FCRA लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है। पहले FCRA के जो कानून था उसमें लिखा था बहुत क्लियरली कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसे नहीं मिल सकते हैं, फॉरेन फंड्स नहीं मिल सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एक पाया और अपना वर्डिक्ट दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही पाया कि वो वायलेट कर रही थी FCRA। तो जो सरकार थी उस समय की 2016-17 में ये बिल लेके आई और पार्लियामेंट में पास कराया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ले सकती हैं पैसे इंडियन सब्सिडरीज और फॉरेन कंपनीज से। तो अब अगर हम इसको भी साथ में जोड़ के देखें कि जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के टाइम पर चारों कानूनों में, तो कंपनीज एक्ट में जो चेंज आया कि आप कितने भी पैसे दे सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ कैप ऑफ 7.5% ऑन द लास्ट 3 years of profits. What it meant was that any company could be set up as a shell company which would basically just be used to siphon money into the system. Political party में वो electoral bond खरीद के दे देंगे and then they can be fly by night operators. और ये जो सारी चीजें हुई ये बहुत ही रिग्रेसिव चीजें थी। एज ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हम लोग तो बोले ही, लेकिन जब RTI कानून को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ने निकाले रिकॉर्ड्स तो उसमें स्पष्ट रूप से सामने आया कि RBI और ECI ने भी इन सारी चीजों के ऊपर सरकार को लिखा था। द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड दैट हम ये सब चेंजेस करने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और RBI को जब उन्होंने ये चेंजेस भेजे के प्रपोज चेंजेस हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस समय पर जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने चिट्ठी में फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्लियरली लिखा कि ये बिल्कुल मत करिए, इससे बहुत खतरे हैं। पहला खतरा उन्होंने ये कहा कि ये तो ब्लैक मनी को खूब बढ़ा देगा सिस्टम में, क्योंकि अगर आप देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड KYC भर के मैं खरीद सकती हूँ विद व्हाइट मनी, विद जिसको हम कहते हैं बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, लेकिन बिफोर आई गो एंड गिव इट टू अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इलेक्टोरल बॉन्ड कैन चेंज हैंड्स। तो किसी के पास अगर कैश है तो उसको सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम कहते हैं, वही बात RBI ने कहा कि हो सकती है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ब्लैक इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मत लाइए। साथ ही में उन्होंने कहा कि ये जो आप चेंजेस ला रहे हैं कंपनीज एक्ट को, ये भी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चेंजेस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इन सारे चेंजेस से शेल कंपनी सेटअप हो जाएंगी और ना केवल लोगों के जानने का हक नहीं रहेगा कि कहां से पैसे आ रहे हैं, बल्कि रेगुलेटरी बॉडी लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो विल हैव नो वे ऑफ नोइंग वेदर पॉलिटिकल पार्टीज ठीक तरीके से पैसे ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं दे सकती पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे, सिमिलरली कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि हम रेगुलेटर हैं, हमें भी मालूम नहीं रहेगा कि किस तरीके से फंडिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो ऑल दीज रेगुलेटर्स स्पोक अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम and the 4 amendments that were brought to bring in the electoral bonds in the country. Despite that, the government rode roughshod on all the concerns that were raised. और बल्कि हमने जो निकाले गए थे सारी कम्युनिकेशन, उसमें देखा कि किस तरीके से RBI से पूछा गया, RBI ने 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दिया, पर गवर्नमेंट ने अपनी चिट्ठी में लिख के भेजा कि आपने बहुत देर कर दी, ऑलरेडी फाइनेंस बिल तो छप चुका है, इसीलिए अब हम उसको रोक नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। सो ऑन समथिंग एज significant, as important as this entire scheme which touches everybody's right to information,
which has such a huge impact on democracy itself, the government went ahead despite all the concerns that were being raised. बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज से जब पूछा गया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में अपना मत दीजिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने लिखा कि आपने हमसे हमारा मत तो मांगा है, लेकिन आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का ढांचा शेयर ही नहीं करा हमारे साथ, तो हम किस चीज के ऊपर आपको बताएंगे कि हम अग्री करते हैं नहीं करते हैं. व्हाट सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन इज दिस? जो पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए इस तरीके की चीजें करने से पहले, वो भी बिल्कुल मिसिंग थी. So when in 2017 these laws were amended, the Supreme Court was approached, and then again 2018 में जब scheme लाई गई to get this electoral bonds, the electoral bond scheme came, again the court was approached. Unfortunately हमने देखा कि बहुत समय तक कोर्ट ने इन मुद्दों के ऊपर सुनवाई नहीं करी, बल्कि 2019 में एक बार जब थोड़ी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि दिस हैज ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, दिस कुड हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर आवर डेमोक्रेसी. हाउएवर टाइम इज शॉर्ट, देयरफॉर अभी हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे. तो आप ये सोचिए कि 2017-18 जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई और ये पूरा ढांचा बदला गया, उसके बाद एक जनरल इलेक्शन हो चुका है और कितने स्टेट इलेक्शंस हो चुके हैं जिसमें फंड लिए गए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, किसी रेगुलेटर को नहीं मालूम था. एज सिटीजन्स, एज वोटर्स, वी डिड नॉट नो, रेगुलेटर्स डिड नॉट नो हु वाज फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स. और ये पैसे कोई कम नहीं थे. कई लोगों ने कहा है कि बहुत अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शंस में भी और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी आते हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतनी ज्यादा पैसे तो नहीं थे. 16,500 करोड़ से ज्यादा वैसे पैसे ट्रांजैक्ट हुए थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स. बट आई थिंक व्हाट इज वेरी सिग्निफिकेंट इज दैट अगर हम रूलिंग पार्टी की लास्ट ईयर की स्टेटमेंट देखें तो उसमें 54% ऑफ द डिक्लेयर्ड इनकम इज थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स did become a very, very important source of income and specially declared income for political parties, but especially the ruling party. अब इसमें एक चीज और जरूरी है कि जब ये स्कीम लाई गई, जब ये कानून लाए गए, तो वित्त मंत्री ने उस समय पे ये कहा कि हम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स हैं और लोग हैं, वो डोनर्स हैं, वो डरते हैं कि अगर हम चेक से पैसे देंगे, बैंकिंग चैनल से पैसे देंगे किसी पार्टी को, तो दूसरी पार्टी हमसे नाराज हो जाएगी, स्पेशली द पार्टी इन पावर, वो हमारे अगेंस्ट एक्ट करेंगे. इसलिए हम चाहते हैं कि टू इनकरेज पीपल टू यूज द बैंकिंग चैनल एंड नॉट कैश टू गिव मनी, अनोनिमस कैश, कि वो डरे नहीं, उनकी अनोनिमिटी मेंटेन हो, इसलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनोनिमस रखना चाहते हैं. But actually what happened was that because SBI was the bank, State Bank of India, scheduled bank है, national bank है, obviously SBI knew कि कौन कितना बॉन्ड खरीद रहा है. और फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने ये भी पता किया कि अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट हर बॉन्ड के ऊपर एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा गया है, तो ट्रेस भी किया जा सकता है सरकार चाहे तो. सो व्हाट दैट मेंट वाज दैट ये सारी अनोनिमिटी सिर्फ वोटर्स के लिए और ऑपोजिशन पार्टीज के लिए और रेगुलेटर्स के लिए थी. सरकार, जो रूलिंग पार्टी है, पार्टियां हैं जिन्होंने सरकार बनाई, उन्हें मालूम है कि एग्जैक्टली कौन कितना पैसा किस ऑपोजिशन पार्टी को दे रहे हैं. So given that the ruling party has all the machinery, the investigative machinery at its disposal, वो तो आसानी से अभी भी विंडिक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इस बात को भी ग्लॉस ओवर किया गया जब ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों लाई जा रही है. तो इफ आई हैव टू समराइज, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अ वेरी वेरी simply put an exercise in making sure that an already opaque system became more opaque.
पहले कैश कितना आता था वो हम लोग नहीं जान पाते थे। कुछ एक अमाउंट जो डिक्लेयर करती थी पार्टीज, उसमें से भी जो 20,000 से ज्यादा होता था वो हम जान पाते थे। लेकिन हम जान पाते थे कि कितना पैसा आया पार्टी के पास थ्रू बैंकिंग चैनल्स। जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई इन द गाइज ऑफ गिविंग अनोनिमिटी टू डोनर्स, हमें ये भी जानकारी नहीं मिलने लगी कि जो बैंकिंग चैनल से भी पैसे आ रहे हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज, वो कौन दे रहा है। और ये जो इसने पूरी तरह से हमारे जानने के अधिकार को, आर राइट टू नो एज अ वोटर, इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन नाउ is that it has basically given its judgment. It has come late, but it has finally come, and it's a very, very strong judgment. And the court has upheld people's right to information. So court ने basically कहा है कि democracy में लोगों को जानने का अधिकार है। जब हम वोट करने जाते हैं, हमें जानने का अधिकार है कि हम पार्टियां जो सामने खड़ी हैं उनको जब वोट दें तो हम जान पाएं कि वो किससे पैसे ले रही हैं और फिर किसके लिए काम करेंगी। तो जो क्विड प्रो को है उसके ऊपर कोर्ट ने एक पूरा एम्फेसिस भी दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि आप ये देखिए कि क्विड प्रो को का क्या मतलब होता है। हम जब बार बार कहते हैं कि पैसे लिए जाते हैं, किकबैक्स लिए जाते हैं टू गिव कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कैसे एक तरीका हो गया ये किकबैक्स का कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे दीजिए, अनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। अगर हम कहते हैं कि पॉलिसी बननी है तो पॉलिसी सरकार बना रही है, जो कि रूलिंग पार्टी जो सरकार बनाती है उसका रोल रहता है उसमें। तो आप रूलिंग पार्टी को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे दीजिए, ये मालूम भी नहीं रहेगा किसी को कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और उनके लिए पॉलिसी बन रही है। जब फार्मर्स 3 कानूनों के खिलाफ बोले और बोले कि ये एंटी पीपल, एंटी फार्मर लॉज हैं, किसके लिए ला रहे हैं आप, तो एक बड़ा सवाल ये उठा कि क्या कुछ डोनर्स तो नहीं है जिनके बेनिफिट के लिए ऐसे से कानून लाए जाते हैं जो लोगों के हित में नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल, देन पीपल, द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द पीपल। जो कानून बनते हैं, जो नीतियां बनती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जो काम होता है सरकार का, वो जनहित में होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, ना कि डोनर के हित में। तो ये जो पूरा इस लोकतंत्र को ही डिस्टॉर्ट एक तरीके से करता है ये पूरा सिस्टम, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ने उसके अंदर खूब ऐड करा दिस अनोनिमिटी, एंड दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड। एंड इनफैक्ट कोर्ट में ये कहा गया कि प्रिवेसी होनी चाहिए डोनर्स की भी। तो कोर्ट ने कहा, और ये कहा गया कि कैश बंद करने के लिए बहुत जरूरी है। तो कोर्ट ने दोनों ही चीजों को अपनी जजमेंट में देखा है। और कोर्ट ने कहा कि आपने कैश तो बंद नहीं करा, आपने तो केवल ये कह दिया कि 2,000 रुपए तक तो कोई भी कैश ले सकता है, या तो आप पूरी तरह से कैश बंद कर देते, पॉलिटिकल पार्टी कोई कैश नहीं ले सकती। आफ्टर ऑल आज डीमोनेटाइजेशन के बाद इतनी सारी बातें हुई कि सब कुछ डिजिटल मनी हो सकता है, एवरीबडी शुड ट्रांजैक्ट, आप फोन पे करिए, आप ऐसे करिए। तो अगर लास्ट पर्सन ऑन द स्ट्रीट वेंडर भी अगर कैशलेस चल सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं कहा गया उस समय पर जब सारे कानून बदले जा रहे थे कि आप ना कैश ले सकते हैं ना आप कैश यूज कर सकते हैं। और एक बात जो इस जजमेंट में अभी नहीं आई, पर मुझे लगता है दैट एज सिटीजन्स वी नीड टू पुश फॉर दैट, इज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज लोकतंत्र में इतना अहम रोल प्ले कर रही हैं, इतना पब्लिक इंटरेस्ट है दैट पीपल नो व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग। एंड 2013 में एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि इतना पब्लिक इंटरेस्ट भी है, वो इतना पैसे लेती हैं, लोगों का चंदे से चलती हैं, तो पीपल हैव अ राइट टू नो। एंड इन फैक्ट दैट इज मच वाइडर देन इवन जस्ट पार्टी फंडिंग। आप ये देखते हैं कि बार बार विमेन्स एम्पावरमेंट, विमेन्स सेफ्टी के नाम पर वोट लिए जाते हैं।
but then finally people who are sexual predators, people जो कि sexual assault करते हैं महिलाओं पर, उनको कैंडिडेट बनाया जाता है, उन्हें टिकट दिए जाते हैं, वो जीतते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. तो how are these decisions taken in parties is also something people have a right to know. So RTI के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज को आना है, ये बात सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 6 पॉलिटिकल नेशनल पार्टीज के लिए कही थी 2013 में, और हम ये बार बार कहते हैं कि वी कैन ओनली टर्म इट अनसिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मानने से मना कर रही हैं. 2013 से आज हम 2014 में बैठे हैं और पार्टीज ने कोई स्टे नहीं है CIC के ऑर्डर पे, बट नन ऑफ द पार्टीज हैव सबमिटेड देमसेल्व्स टू द राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ. एंड आई थिंक दैट द प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन लेड आउट इन द जजमेंट इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, वी नीड टू पुश देम मच मोर to have greater transparency in political party funding and also in the functioning of political parties, which is so important if we want our democracy to function properly. तो अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में तंत्र जो है हमारे लिए काम करे, तो बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता हो और हम जान पाए कि कौन किसके लिए काम करेंगे और कहाँ से पैसा आ रहा है, पार्टीज कैसे काम कर रही हैं. Or just with one example I will end. I know that Siddharth will have many things to say as well. Quid pro quo की जो बात है वो केवल हवाई बात नहीं है. In fact एक कंपनी ने अपनी रेजोल्यूशन में डाल दिया कि हमारे ऊपर एक्साइज टैक्स की कारण से छापे पड़ रहे थे, तो हमने 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और पार्टी इन पावर को दिए, जिससे कि हमारे ये प्रोटेक्शन हो सके. उन्होंने लिख दिया है अपने उसके अंदर. सो वी नो हाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर बीइंग यूज्ड. इट्स नॉट सिंपली कंजेक्चर. सो जो क्विड प्रो को की पूरी बात है, इट इज ऑल्सो sort of been out in the public domain and has been carried by the media as well. Thank you very much.